जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंट में इकोनॉमिक्स का आपका एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022 के लिए, जिसमें जो 11th क्लास के जनरल शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 4 मार्च को। ठीक है, और इवनिंग के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 6 मार्च को। तो इन दोनों ही डेट्स के आपके इकोनॉमिक्स के फाइनल एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में इस पेपर को आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपके इकोनॉमिक्स के फाइनल एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। और एक चीज, इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे मैं आपको हिंदी में तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा ही, साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने पेपर के पैटर्न को समझेंगे। तो पेपर जो है बच्चों वो टोटली आएगा आपका 3 घंटे का। पेपर की वेटेज होगी आपकी 80 मार्क्स की। ठीक है, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि पेपर आपका टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। जो आपकी बुक के नाम है ना उसी के अकॉर्डिंग। तो आपका जो पहला सेक्शन रहेगा बच्चों, ये खंड ए रहेगा, अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। ठीक है, और खंड बी जो है बच्चों ये दूसरा खंड रहेगा, परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगर इंग्लिश में अगर आप इसे देखें तो इंग्लिश में सेक्शन ए रहेगा इस तरीके से, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, एंड सेक्शन बी रहेगा आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो पेपर है टोटल, इसमें टोटल आएंगे आपके 20 एमसीक्यू। ठीक है, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन और 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन। जैसे इसमें होगा क्या कि खंड ए जो रहेगा इसमें आपके होंगे 10 एमसीक्यू। ठीक है, और 10 एमसीक्यू आपके इस खंड नंबर बी में रहेंगे। ठीक है, फिर आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। फिर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके खंड ए में रहेंगे और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन खंड बी में रहेंगे। और फिर 6 नंबर के 2 क्वेश्चन खंड ए में और 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन खंड बी में। ठीक है, बात करेगा चॉइस की, तो 3 नंबर के एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी और 4 में भी और 6 में भी। इसी तरीके से खंड बी में आपको एमसीक्यू जो है ना, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी खंड बी वाले में, और इसमें एक चॉइस आपको 3 नंबर में, एक 4 में और एक 6 में मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यह है आपका कंप्लीट पेपर का पैटर्न। तो जो पेपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आप सभी के लिए, जिसमें हमने आपको खंड ए जो है ना ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां पे लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। इस वीडियो में हम आपकी जो किताब है परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि जो आपकी सेकंड बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके हम जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट है उसको समझने वाले। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो पहली वाली किताब थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी कि खंड ए के बारे में, तो ये आपके कुछ इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, फिर आपके 3 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके थे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलेंगे अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो हमारा सेक्शन बी आने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे हमारा सेक्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें भी देखिए बच्चों, टोटल आपके होंगे, पहले हम 10 एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन 10 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा इसका आंसर आप करने की कोशिश जरूर करें। मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है, मेरा तो मेन मकसद तो बताना ही है। आप अगर अपनी तरफ से आंसर करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, यानी कि एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है, यानी कि एक आदर्श अर्थशास्त्र के रूप में ऐसा कौन सा विषय है जो हमें यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, क्या वो आय का समान वितरण और भारत को निर्धनता मुक्त बनाना है। ठीक है, क्या भारत की जो 25% की पॉपुलेशन है इसकी निर्धनता रेखा से नीचे की बात करी जाती है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो एफडीआई होता है, इसमें वृद्धि से भारत की जो जीडीपी होती है उसमें वृद्धि होती है, क्या ये कहलाता है। या फिर सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर उच्च व्यय समग्र मांग को ये बढ़ाता है। तो क्या है बेसिकली ये। ठीक है, बेसिकली आदर्श
आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है बच्चों, इसका जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है कि आय का समान वितरण करके भारत को निर्धनता मुक्त बनाना। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है और आप इसका आंसर निकालेंगे अच्छी तरीके से। देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु की 4 इकाइयां उत्पादित करने की औसत लागत है 40 रुपए, यानी कि टोटल यहाँ पे आपने 4 इकाइयां उत्पादित की और इसका जो टोटल पैसा लगा वो लगा आपका 40 रुपए। यदि 5 इकाई पर कुल स्थिर लागत 50 है तो कुल परिवर्ती लागत क्या होगी, यानी कि टोटल जो आपकी 5 इकाइयां होती हैं, 5 इकाइयों पे टोटल जो लागत लग रही है आपकी वो लग रही है 50 रुपए। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो परिवर्ती जो लागत होगी ये कितनी होगी, 210, 110 या 90 या फिर 160, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इसकी जो लागत है बच्चों, परिवर्ती लागत, ये होगी 110। कितनी होगी, 110 होगी इसकी। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और आपका ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि किसी वस्तु की 4 इकाइयों के स्तर पर कुल आगम यानी कि टीआर है 100, यानी कि 4 इकाई है हमारी जिसका जो टीआर है वो बेसिकली कितना है बच्चों, टीआर है हमारा 100 रुपीज। ठीक है, और 5 इकाई के स्तर पर सीमांत आगम यानी कि 5 इकाई के लिए जो हमारा एमआर है वो कितना है, वो 15 रुपए है। तो अब आपको क्या बताना है कि 5 इकाई के स्तर पर जो औसत आगम लगेगा यानी कि एआर जो है रुपयों में, ये कितना होगा। ठीक है, कितने पर, 5 इकाई स्तर पर औसत आगम यानी कि एआर कितना होगा। एआर कितना होगा बच्चा, 25, 23, 27 या फिर 29। तो राइट आंसर है बच्चों इसका 23। कितना बैठेगा यहाँ पे, 23 निकलेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल इज Rs40 if the total fixed cost on 5 units is Rs50 then the total variable cost is 11,0 यानी कि 110। and another question, the total revenue यानी कि TR at the level of 4 units of an article is 100, the marginal revenue यानी कि MR at the level of 5 units is 15. Fifth, the average revenue AR at the unit level will be in RS, that is 23rd. ओके, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बहुत ही अच्छे से प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का इनमें से एक उदाहरण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की गई सबसे पहले, एक व्यष्टि का है और दूसरे अथवा में दिया हुआ है बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण। तो पहले हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उदाहरण है वो यहाँ पे देखिए, एक राष्ट्रीय आय है, आय तथा रोजगार है, वस्तु की कीमत है, फिर कीमत स्तर है। तो राइट आंसर इसका बच्चों वस्तु की कीमत। क्या है, वस्तु की कीमत को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, अब वहीं पे आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का क्या उदाहरण है। क्या व्यक्तिगत आय होता है, वस्तु की कीमत होती है, ठीक है, आय तथा रोजगार होता है, या फिर वस्तु की मांग होती है। तो क्या कहलाती है बच्चों ये, इसको बोलते हैं आय तथा रोजगार। ठीक है, तो कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण बच्चों, आय तथा रोजगार। ठीक है भाई, अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे। Which of the following is an example of microeconomics, that is item price। ठीक है, and the second, which of the following is an example of एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो अलग अलग पार्ट हैं। तो इसका जो है इनकम एंड डेवलपमेंट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 21। यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ कथन दिए गए, इन पे विचार करना है और फिर आगे हमें इनको जो एक सही क्रम होता है, कैसे कैसे क्या घटना होगी उसके अनुसार लगाना है। तो आइए समझते हैं पहले। तो कोई भी एक वस्तु बाजार में संतुलन में है, यानी कि कोई एक वस्तु है, पेन, कॉपी, वटेवर या फिर कोई भी चीज, तो संतुलन में चल रही है। ठीक है, इस वस्तु की मांग में हो जाती है अचानक से वृद्धि। अब इसकी वजह से बाजार में परिवर्तनों की श्रृंखला नीचे दी गई, यानी कि कोई एक वस्तु थी वो बाजार में थी, लेकिन जैसे उसकी मांग बढ़ी, मांग में वृद्धि हुई, तो उसकी मांग में वृद्धि होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो वो जो श्रृंखला है उसे आपको यहाँ पे संतुलित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये 5 श्रृंखलाएं दी गई हैं, तो आपको एक क्रम इसमें से ढूंढना है कि कौन सा क्रम यहाँ पे सही बैठेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 क्रम है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है
कि कौन सा यहाँ पे सही बैठने वाला है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु बाजार में उसकी मांग बढ़ती है तो क्या परिवर्तन होता है उसमें? सबसे पहले उसमें मांग वक्र दाईं ओर खिसकने लगता है, जिससे क्या होता है, अधिक मांग होने लगती है। ठीक है, इसके बाद में जो खरीदार होता है, मैं लगाते चलता हूं एक बार। ठीक है, पांचवा हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, इसके बाद जो खरीदार होते हैं इनके मध्य होने लगती है प्रतियोगिता। ठीक, फिर यहाँ पे जब प्रतियोगिता होती है या तो कीमत में वृद्धि होगी या तो कीमत में संतुलन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? पहले होती है कीमत में वृद्धि, उसके बाद में मांग में संकुचन तथा पूर्ति में विस्तार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में होता है जो वस्तु होती है उसकी मात्रा में संतुलनता आती है, और संतुलनता आने के साथ ही कीमत में और भी ज्यादा फिर वृद्धि हो जाती है इस तरीके। ठीक है, तो एक जो ऑर्डर है आपका वो ये है, जिसमें पांचवा पहले नंबर पे हो और तीसरा दूसरे नंबर पे हो। इस तरीके से हम देख लेंगे। तो डी हमें ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे अच्छे तरीके से आपको समझ में यहाँ पे। ओके, चलिए अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो द मार्केट commodity is in equilibrium. There is an increase in the demand for the commodity due to which a series of changes in the market are given below. तो सबसे पहले पांचवा आएगा, फिर आपका तीसरा आएगा। ठीक है, फिर आपका ये ये आ जाएगा, और इसके बाद में आपका फिर ये आएगा, और सबसे ये आ जाएगा इस तरीके। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है हमारा अगला कथन वाला, जिसमें हमें बेसिकली कथन दिए गए हैं और हमें ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो कथन दिया गया है बच्चों हमारा एक, कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की कीमत की लोच कहते हैं। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि कीमत की जो प्रतिशत है इसमें जब परिवर्तन होता है तो इसके फलस्वरूप जो पूर्ति की मात्रा होती है, ठीक है, पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसको पूर्ति की कीमत की लोच बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तो कथन दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात जब की जाती है तो उस समय वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर सभी अन्य कारकों को समान रखा जाना चाहिए। यानी कि कोई भी वस्तु की जब आप पूर्ति कीमत लोच को ज्ञात कर रहे हैं तो वस्तु की जो एक्चुअल में प्राइस है उसको छोड़कर जो अन्य कारक है उनको भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि हमारा कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हैं। स्टेटमेंट आपकी वन दी हुई है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एज ए रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। बिल्कुल ठीक। स्टेटमेंट सेकेंड, while finding the price elasticity of supply all other factors are kept same except the on price of commodity। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये सारे सही आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आपको कॉलम एक और कॉलम दो में क्या करना है? मिलान करना है। किस संबंध में? मांग की कमी, विस्तार, वृद्धि, संकुचन। इसके मामले में जो मांग वक्र होता है वो चलता है, खिसकता है, या फिर दाईं बाईं ओर कैसा होता है, ये आपको यहाँ पे समझा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा कैसा यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों की मांग में कमी। तो मांग में जब कमी होती है तो क्या होता है? इससे इससे मांग वक्र जो है वो ऊपर की ओर चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद में मांग में विस्तार होता है तो क्या होता है? मांग वक्र दाईं ओर, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जब मांग में कमी होती है ना तो मांग वक्र जो है बच्चों ये बाईं ओर खिसकने लगता है, दाईं नहीं, किसकी ओर? बाईं ओर खिसकने लगता है। और जब मांग में विस्तार होगा तो क्या होगा? जो मांग वक्र है ये नीचे की ओर खिसकेगा। ठीक है, उसके बाद में जब मांग में वृद्धि होगी तो क्या होता है? मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। लेकिन जब मांग का संकुचन होगा तो मांग वक्र ऊपर की ओर चलेगा। इस तरीके से दिया हुआ। ठीक है, यानी कि पहले का सी है, दूसरे का हमारा बी, दूसरे का ए है, तीसरे का बी है, और चौथे का तो डी है ही हमारा। तो मतलब क्या होगा? बी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पैराग्राफ टाइप में था, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड, दैट इज कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व एंड राइज ऑफ डिमांड, तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। इस तरीके से। ठीक है, तो आपका बी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों,
चलिए, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सी अनधिमान वक्र की विशेषता है, यानी कि जो अनधिमान एक वक्र होता है आपका सिलेबस में, तो उसमें से इनमें इनमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो इसकी है, कोई एक है इसमें से, ठीक है। क्या इसमें ढाल ऊपर की तरफ होता है, क्या इसमें जो मूल बिंदु है ये मूल बिंदु की ओर नातेदार होते हैं, या फिर दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काट सकते हैं, ये होता है क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। तो विशेषता बच्चों इसकी कि उच्च अनादिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है, यानी कि जब अनादिमान वक्र उच्च होगा तो ये संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है, सिंपल सा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। चलिए, अब आता है अगला वाला जो कि दिया हुआ है कि y अक्ष पर वस्तु की कीमत घट जाती है, बजट लाइन का क्या होता है, यानी कि देखो जो y अक्ष होता है इसमें वस्तु की कीमत क्या होती है, घटने लगती है। तो ऐसे में जो बजट लाइन है ये क्या होगी, क्या ये x अक्ष पर बढ़ेगी, क्या ये x अक्ष पर घटेगी, y अक्ष पर घटेगी, या फिर y अक्ष पर बढ़ेगी। तो जब कीमत घट रही है y अक्ष पर तो बजट लाइन क्या होगी, बजट लाइन बढ़ेगी। ये चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका ये वाला भी। इसी तरीके से what happens to the budget line as the price of the goods decrease on the y-axis, that is increase on the y-axis, इस तरीके, ठीक है। चलिए 26 दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे अभिकथन कारण दिए हुए हैं। अभिकथन हमारा ये कहता है बच्चों कि मांग तालिका यानी कि जो अनुसूची होती है इसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। यानी कि मांग वक्र क्या होता है, बेसिकली जो मांग तालिका होती है इसका जब हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण बोलते हैं तो इसी को हम मांग जो वक्र है ये कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। कारण क्या है, मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग मात्रा को दर्शाने वाला वक्र होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, विभिन्न स्तरों पर मांग मात्रा को दर्शाता है कि कितनी मांग है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, ठीक है। ये ढाल ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है, जो वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। बिल्कुल ठीक है भाई। यानी कि एक सब क्या बताया गया हमको कि मांग तालिका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र होता है, और कारण में क्या बताएगी कि ये कैसे मापा जाता है, क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि हमारा ए वाला जो ऑप्शन होगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर की एकदम परफेक्ट व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसको आप इंग्लिश में देख लेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो एसेशन आपका ए ठीक है, रीजन आपका आर भी ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, तो ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एमसीक्यू का वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों हमारा, उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट। अब यहाँ पे जो है ना ये कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप में है। क्या दिया हुआ है कि दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्तावाद संतुलन होगा जब, तो यहाँ पे आपके सामने ये चार ऑप्शन है। इन द इवेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स द कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी कि कब होता है उपभोक्ता संतुलन, जब उपभोग जो उपभोक्ता बंदा है वो दो वस्तुओं का उपभोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो आपका सही फॉर्मूला बैठेगा बच्चों वो है बी वाला पार्ट, ठीक है। एम यू अपॉन में पी एंड एम यू वाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, इस तरीके से ये वाला आपका राइट बैठेगा, ठीक है भाई। आपका बी वाला राइट बैठेगा, यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा बी वाला। ओके, तो टोटल यहाँ पे अभी तक हमने जो है अपने 10 एमसीक्यू, अगर हम दो चॉइस मिला लें तो हमने टोटल 12 जो एमसीक्यू इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो गई होगी, और जिन क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स थे उनको कोशिश की मैंने आपको समझाने की, बाकी आप देख लेना, सॉल्व करके खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आएगी बच्चों हमारे 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन की, जिसमें एक क्वेश्चन में हमें मिलेगी चॉइस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारे सामने, तो इकोनॉमिक्स तथा समष्टि अर्थशास्त्र का वर्णन कीजिए। यानी कि एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यानी कि बेसिकली माइक्रो है ये, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका आपको वर्णन करना है, क्या है मतलब इनका, ठीक है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अथवा समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के समग्र रूप को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था जो होती है इसका रूप कैसा होता है, कैसे उपभोक्ता होते हैं, क्या क्या यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, कैसे होता है इकोनॉमिक फैक्टर पर, उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी समझते हैं। देखो ये जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है या फिर समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें हम अपना ध्यान कुल उत्पादन, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर और उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इन समग्र अवयवों की स्थिति क्या है और इनमें कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर समष्टि अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम क्या अध्ययन करते हैं, हम मेनली जो हमारा फोकस होता है बच्चों इसमें वो होता है कि देश ने कितना कुल उत्पादन किया जीडीपी के मामले में, ठीक है, समग्र मांग कितनी चल रही है, देश की आय कितनी हो रही है, बेरोजगारी कैसे फैली हुई है, ये सारी चीजें, और साथ ही कि किस तरीके से विकसित हो रहा है, ठीक है, इनकी स्थिति क्या है, क्या नए नए तरीके बनाए जा रहे हैं, उन सभी का अध्ययन इसमें होता है, ठीक है, ध्यान इस पे होता है, ठीक है। समष्टि में हम यह जानने में रुचि रखते हैं कि जो समस्या अभी हमने ऊपर देखी, इन समस्याओं के स्तर कैसे निर्धारित किए जाते हैं, इनकी कोई समस्या कैसे ज्यादा है, कैसे कम है, और समय के साथ कौन सी समस्या सुलझती जाती है, उसको फिर लेवल कम कर दिया जाता है, तो उसको उसका अध्ययन समष्टि में किया जाता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का स्तर क्या है, ये हम समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें अध्ययन करते हैं कि भाई कुल उत्पादन कितना हुआ अर्थव्यवस्था में, साथ ही कुल उत्पादन कैसे निर्धारित किया जाता है, पहले तो कितना हुआ और कैसे निर्धारित किया गया है, और इसे हम समय के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इवन क्या अर्थव्यवस्था के संसाधन जैसे कि श्रम ये पूरी तरीके से नियोजित है या नहीं, क्या डिफिकल्टीज आ रही है इसके बारे में, और संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे क्या कारण है, कीमतें क्यों बढ़ती हैं, इन सभी का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, और इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन समस्याओं को अध्ययन करते हैं बेसिक, ठीक है, उन टॉपिक पर नजर रखते हैं, ये चीजें आती है इसमें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के समग्र रूप को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है, तो डिस्क्राइब एक सेकेंड, हाँ, डिस्क्राइब क्रायो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आपके सामने ये 2 पॉइंट हैं, आप इन 2 पॉइंट को लिखिए। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाता चलूंगा, बाकी आप हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मतलब हिंदी में मैं समझाऊंगा, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देख लिया मैंने कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इस मामले में ना, तो आप पढ़ लेना, ठीक है, बाकी आपको समझाता तो चलूंगा मैं अच्छे से। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, ये जो समस्या होती है समष्टि अर्थशास्त्र की या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की व्हाटएवर, तो ये जो समस्या है आपको समझाना ये है क्या बेसिकली, ये इसकी व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तो किस प्रकार उत्पादन किया जाए, यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है, यानी कि ये जो अभी हमने समस्या देखी, कौन सी समस्या कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए, ये कैसी समस्या है, ये समस्या है वस्तु होती है या फिर कोई भी सेवा होती है, तो उसमें तकनीक का चयन कैसे किया जाता है उसके मामले में, ठीक है, क्या अध्ययन कहते हैं, कैसे इसको सुलझाते हैं, तो आइए समझते हैं। सामान्यतः तकनीकों को श्रम प्रधान तकनीक यानी कि जहां पे अधिक श्रम लगता है, अधिक और कम पूंजी लगती है, ठीक है, और पूंजी प्रधान तकनीक में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब क्या है, देखो क्या उत्पादन किया जाए, इसके लिए क्या होता है कि तकनीकों को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें एक होता है श्रम प्रधान तकनीक, यानी कि जिसमें जो श्रम है, मेहनत जो है वो ज्यादा लगेगी लेकिन पैसा कम लगेगा, और दूसरा आता है पूंजी प्रधान तकनीक, यानी कि जिसमें पूंजी ज्यादा लगेगी लेकिन श्रम कम लगता है। तो इसे हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, याद रखिएगा, जब जिसमें श्रम ज्यादा होता है, ठीक है, और पूंजी कम लगता है, तो वहां पे जो लोग होते हैं उन्हें रोजगार ज्यादा मिलता है, लेकिन उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम होता है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या है कि पूंजी कम लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली श्रम ज्यादा है, तो यहाँ पे उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्पादन होता है कम, क्योंकि यहाँ पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, और जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है वहां पे ज्यादातर मशीनें काम कर रही होती है, पैसे वाली, इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार पूंजी प्रधान तकनीक में उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन इसमें रोजगार थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें काम जो वो मशीन कर रही होती है, ठीक है, ज्यादातर ये बात आती है। अतः देश के समक्ष ये समस्या है कि वह उत्पादन के लिए किस तकनीक का चयन करे, तो कैसे तकनीक का चयन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये है पूरी की पूरी कहानी। एक एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल है उदाहरण के लिए, कपड़े का उत्पादन श्रम प्रधान तकनीकी से भी होता है और पूंजी प्रधान तकनीकी से भी होता है, यानी कि कपड़ा जो है वो नॉर्मली व्यक्ति भी चरखा चला के या फिर नॉर्मली छोटी मोटी मशीन से बना सकते हैं, और वहीं बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों की मशीनें होती हैं उनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये दोनों दर्शाते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए उसकी तकनीक के बारे में, कहीं श्रम प्रधान तकनीक है तो कहीं पूंजी प्रधान तकनीक इस तरीके से आता है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए वैसे तो ये सब्जेक्ट मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी
जितना मेरी तरफ से हो सकता है आप सभी के लिए कि मैं आपको समझाऊं बढ़िया से बढ़िया तरीके से, तो पहले पूरा का पूरा पेपर 2-4 घंटे बैठ के मैं समझता हूँ, उसके बाद में फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो मेरा अपनी तरफ से मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ कि आपको समझा सकूं। बाकी 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह वाले, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, लागत की अवधारणा तथा इसके प्रकार को समझाइए। तो नॉर्मल लागत पूछी गई आपसे, लागत कई प्रकार की होती है, बहुत से प्रकार की, लेकिन जो नॉर्मली लागत होती है वो कैसी होती है और इसके प्रकार, ठीक है। देखिए, जब हम लागत की बात करते हैं तो लागत के मामले में देखिए इस तरीके से बोलेंगे, लागत स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतों तथा सामान्य लाभ के योग को लागत कहते हैं। मतलब क्या है, देखो, लागत का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी के लिए भी जो भी मौद्रिक भुगतान करते हैं, फिर आप वो स्पष्ट तरीके से करते हैं या फिर अस्पष्ट तरीके से करते हैं, तो उसमें जो भी आपको लाभ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं लागत, ठीक है। अब आपको ना जब ये डिफरेंस पता चलेगा तब समझ में आएगा। देखो, स्पष्ट लागत क्या होती है, वे वास्तविक मौद्रिक भुगतान यानी कि ऐसा भुगतान जो आपने नॉर्मली किया है, जो उत्पादक के द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोगों के लिए होते हैं। मतलब क्या, सिंपल सा देखो, स्पष्ट लागत क्या होती है, वे वास्तविक मौद्रिक भुगतान जो कि उत्पादक के द्वारा आपके द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोगों के लिए किए जाते हैं, जिसका स्वामी उत्पादक वो स्वयं नहीं है, स्पष्ट लागतें कहलाती है। यानी कि आपने जो भुगतान किया, आपने कोई चीज खरीदी है, उस मामले में है। देखो, एग्जाम्पल के जरिए समझ लो कि जैसे आप किसी को मजदूरी देते हैं या फिर आप किसी को वेतन देते हैं, किसी को किराया देते हैं या फिर किसी को ब्याज देते हैं, तो ये क्या होती है, ये आपकी स्पष्ट लागत कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अब आती है आपकी अस्पष्ट लागत। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, अस्पष्ट लागतें जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक के द्वारा प्रयुक्त निजी कारकों की अनुमानित लागत है, जिसे सामान्यतः लाभ भी शामिल होता है, जैसे कि स्वयं की भूमि का लगान, स्वयं की पूंजी का ब्याज, इस तरीके से, ठीक है। तो अस्पष्ट लागत क्या होती है, जिसमें हम अपने द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए जो लागत लगाते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं उसको, जैसे हम अपना भूमि का जो लगान है वो देते हैं, किराया देते हैं, ठीक है, मतलब जो स्वयं का पूंजी ब्याज दर होता है, ये सारी चीज इसमें, ठीक है। और इन्हीं दोनों की वजह से स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत से दोनों मिलाकर जब आपको लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, व्हाटएवर डज नॉट मैटर, तो इसी को बोलते हैं लागत। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका ये वाला, आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से। अच्छा, अब ये तो लागत वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस द प्रॉब्लम इज द मेन और प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो क्या है भाई इसके बारे में, तो आप यहाँ से इस पॉइंट को पढ़िए, ठीक है, पहले तो, और बाकी का जो मेन आंसर है आपका, बस वो इतने पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब यहाँ पे आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स। तो कॉस्ट क्या है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में। कॉस्ट आपकी ये है और टाइप्स है आपका एक्सप्लिट कॉस्ट एंड इम्प्लिट कॉस्ट, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, समझ जाओगे आप, आगे बढ़ेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, 30, 31, 32, ये क्वेश्चन होंगे हमारे 4-4 नंबर के तीन, जिसमें एक क्वेश्चन 31 में आपको मिल जाएगी चॉइस, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाली किन्हीं चार कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि मांग की कीमत लोच जो होती है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, कोई चार आपको समझाना, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है बच्चों वस्तु की कीमत। ये वस्तु की कीमत कैसे होती है, देखो, अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि नमक हो गया, जीवन रक्षक दवाइयां हो गई, आदि की मांग बेलोचदार होती है तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मतलब कोई वस्तु वस्तु की प्रकृति डिसाइड करती है कि उस वस्तु की मांग कितनी ज्यादा होगी। जैसे आज के टाइम पे आप नमक को देख लीजिए या फिर जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, इनकी हमें जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, गरीब से गरीब भी इनको उपयोग में लाता है, ठीक है। तो इसकी मांग क्या होगी, मांग इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं अगर विलासिता की वस्तु है, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सोने, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ जो महंगी महंगी चीजें होती हैं, तो ये इनकी मांग क्या होती है, लोचदार, यानी कि इनकी मांग बेसिकली थोड़ी सी कम होती है, बड़े बड़े लोग इनको उपयोग करते हैं, ठीक। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके निकटतम प्रतिस्थापन उपलब्ध है उनकी मांग अधिक लोचदार, और जिन वस्तुओं के प्रतिस्थापन नहीं होते हैं उनकी मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे आपको ना कोई
वस्तु चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपको मान लेते हैं नमक ही चाहिए, ठीक है। तो आप जिस एरिया में यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इस ए एरिया में, यहाँ पर बगल में ही आपके मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर में या फिर 2 किलोमीटर के आसपास में नमक की फैक्ट्री है। तो 1 किलोमीटर के एरिया में आपका जो गांव है वहां पे नमक मिल जाएगा आपको काफी ज्यादा सस्ता। वहीं आप दूसरे शहर में चले जाओ, जैसे दिल्ली से आप कोलकाता चले जाओ, और मान लेते हैं भारत में नमक की केवल एक ही जगह बनती है, वहां पे हम दिल्ली में, तो कोलकाता में आपको नमक मिलेगा महंगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिस्थापन जो भी मैन होगा उसका पार्ट, अगर वो पास में है तो आपको चीज सस्ती मिलेगी यानी कि मांग लुचदार होगी, और अगर वो बहुत ज्यादा दूर है तो बेलुचदार यानी कि महंगी रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं वस्तु के विविध उपयोग। एग्जाम्पल के लिए जिन वस्तुओं को विभिन्न उपयोग होती हैं उनकी मांग अधिक लुचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली के विभिन्न उपयोग, यानी कि बिजली जो है वो एक ऐसी वस्तु, वस्तु तो नहीं कहेंगे, इसे देख नहीं सकते, वैसे तो हम वस्तु मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो बिजली क्या है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसे हम अलग अलग तरीकों के लिए उपयोग करते हैं। लाइट जलाने के लिए, ठीक है, फोन चार्ज करने के लिए, कूलर पंखा फ्रिज चलाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए उपयोग करते हैं। तो ये उसकी उपयोगिता पर, विविध उपयोगिता पर दर्शाता है कि कितनी मांग होगी। जैसे बिजली है तो इसको हम बहुत तरीके से उपयोग करते हैं, तो इसलिए मांग ज्यादा है। वहीं अगर आप कोई दूसरी चीज देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं बड़ी बड़ी कार की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो नॉर्मली आप कभी यूज भी नहीं करते हैं, तो क्या उसकी मांग ज्यादा होगी? नहीं होगी। तो जिस वस्तु को आप अलग अलग तरीकों से उपयोग कर सकते हैं उसकी मांग ज्यादा होगी, ठीक है। अगला, उपभोक्ता की आदत, अर्थात उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं के उपभोग की आदत पड़ जाती है उनकी मांग बेरोजगार हो जाती है। उदाहरण के लिए शराब सिगरेट, यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत लोच को देखना है तो वो ये होता है कि अगर किसी बंदे को किसी भी चीज की आदत पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोगों को अगर पड़ जाती है तो ऐसे में इनकी मांग क्या हो जाती है? मांग हो जाती है बहुत ही ज्यादा। तो ये चीजें होती है, ठीक है भाई। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक में वस्तु की विकृति, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, वस्तु की विविध उपयोग और उपभोक्ता की आदत, ठीक है भाई। बढ़िया तरीके से समझ में, देखो वीडियो आपकी 1 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी, बट आई एम श्योर कि इससे आपकी तैयारी 1 नंबर की होगी, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे होता है इसके बारे में, सबसे पहले आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर्स हैबिट, ये हैं आपके मेनली पार्ट जो कि इफेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 31, मांग की कीमत लोच को, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन भी वही है और ये क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे शायद मैं एक क्वेश्चन ऐड करना आपका भूल गया, ठीक है, तो आप इसे छोड़िए, आप दूसरे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि पूर्ति में परिवर्तन तथा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, यानी कि पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की जो मात्रा है इसमें परिवर्तन अंतर बताना, ठीक है। तो है तो पूर्ति ही, लेकिन एक में परिवर्तन की बात है और एक उसकी मात्रा की बात आ जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वैसे एक क्वेश्चन जो ऐड करना मैं भूल गया उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता तो और प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। इसका क्या मतलब, देखो, यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में बदलाव होता है। मतलब यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला बदलाव है। अर्थात वस्तु की जो कीमत है जब उसमें परिवर्तन होता है, जैसे वस्तु कोई ए वस्तु है, इसकी कीमत पहले 10 रुपए थी, अब या तो 20 कर दी गई है या तो अब ये 5 कर दी गई है। तो ये क्या दर्शाती है कि या तो पूर्ति में ज्यादा बढ़ेगी मात्रा या तो मात्रा कम हो जाएगी, ये दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में इस स्थिति में पूर्ति के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि पूर्ति के लिए जो बाकी के तत्व होते हैं जब कीमत की बात की जाती है ना, तो वो सभी के सभी कोई मैटर नहीं करते बेसिकली, ठीक है। इस स्थिति में पूर्ति का नियम लागू होता है और पूर्ति वक्र इस स्थिति में ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो मांग होती है, जो कीमत होती है, वो कम ज्यादा होगी, तो पूर्ति का वक्र ऊपर या नीचे तो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब बारी आती है आगे कि पूर्ति में परिवर्तन, अभी मात्रा में देखा,
अब पूर्ति में परिवर्तन देख लेते हैं, क्या था भाई। तो देखिए एक रेखा चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, आप दोनों को भी समझाऊंगा अभी। देखो पूर्ति में परिवर्तन, यह वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति के जो बाकी के निर्धारक परिवर्तन है, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जब हम मात्रा की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हम पूर्ति की जो मात्रा है इसमें परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसमें केवल और केवल हम कीमत की बात करते हैं। लेकिन जब हम पूरी पूर्ति में ही परिवर्तन की बात करेंगे, तो कीमत के अलावा जो बाकी के निर्धारक तत्व होते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, इस स्थिति में क्या होती है कि वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वस्तु जो होती है उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस स्थिति में पूर्ति का नियम क्रियाशील नहीं होता, लेकिन मात्रा की जब बताएगी तो इसमें नियम लागू हो जाता है। ठीक है, पूर्ति में परिवर्तन के संबंध में पूर्ति वक्र दाईं ओर या फिर बाईं ओर खिसकेगा, लेकिन इसमें क्या होता है मात्रा में जब बात आएगी तो ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन पूर्ति में ये दाईं या बाईं ओर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा देखो, ये एक तरफ है कीमत और एक तरफ है मात्रा। तो यहाँ पे देखिए विस्तार और संकुचन ये दर्शाता है जो मात्रा है उसकी बात। ठीक है, वहीं एक तरफ कीमत मात्रा ये दर्शाता है, तो ये दर्शाता है किसके बारे में, ये देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, ये जा रहा है दाएं या फिर बाईं ओर, तो ये दर्शाता है पूर्ति परिवर्तन। ठीक है, और ये पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, इस तरीके। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और इसके। ओके, अब इंग्लिश में भी आप किसी तरीके से क्वेश्चन ऐड करना मैं भूल गया, बाकी यहां से देख लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कैसे होती है इसके बारे में आइए समझते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड, इसके बाद में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो इसके बारे में आप ये 4 पॉइंट पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन सप्लाई, तो इसके बारे में आप इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपकी डायग्राम की, तो मुझे हिंदी में इंग्लिश में डायग्राम मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में दिखा दिया। ठीक है, आप समझ लेना, बाकी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, इसमें क्या समझाना है कि उच्चतम कीमत तथा न्यूनतम कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि एक होती है हाई लेवल की कॉस्ट और एक होती है लो लेवल की कॉस्ट, तो दोनों का आप निर्धारण कैसे करते हैं कि कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है इस मामले। तो पहले बात करेंगे उच्चतम कीमत के बारे में। जब सरकार ऐसा देखती है कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में संतुलन जो कीमत है इतनी अधिक हो गई है कि आम उपभोक्ता उस कीमत पर वस्तु नहीं खरीद पा रहा है, यानी कि हमारे डेली बेसिस की जो वस्तुएं, जैसे कहीं कहीं पे आपको पानी का जो राशन वगैरह होता है, ठीक है आटा दाल चावल ये खरीदना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह होती है ये खरीदनी पड़ती है, तो सरकार ये देखती है कि हमने जो पैसा निर्धारित किया है, जो मूल्य निर्धारित किया है, क्या इस मामले में जो लोग हैं वो इसको खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं, और वो देखती है कि खरीद पा रहे हैं या नहीं, तो उसके बाद में वो क्या कहती है, ऐसी स्थिति में सरकार एक अधिकतम कीमत निर्धारण कर देती है जो संतुलन कीमत से भी कम होता है, यानी कि अगर वो देखती है कि जनता के पास पैसा कम है और वो हमारी जो नॉर्मली हमने जो पैसा डिसाइड किया है, ठीक है खुदरा मूल्य जिसे आप एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो नहीं खरीद पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको पैसे को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि मतलब संतुलन कीमत से कम मतलब कम हो जाता है बेसिक तरीके से। ठीक है, सरकार के द्वारा निर्धारित उच्चतम कीमत से अधिक कीमत पर उस वस्तु को बेचा नहीं जाएगा, जिसे एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा उसे नहीं बेचेगा, और सरकार यह कदम अक्सर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उठाती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जैसे टूरिस्ट प्लेस हो गए या फिर बस अड्डे हो गए, हवाई अड्डे हो गए, यहाँ पर एमआरपी से ज्यादा आपको चार्ज किया जाता है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि ये सर्विस चार्ज है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेंगे वो कहेंगे हाँ दे ठंडा किया है, फ्रिज का जो खर्चा लगेगा वो भी चार्ज आता है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ लोग आपको पागल बना देते होंगे। ठीक है, लेकिन सरकार कहती है कि इस एमआरपी से ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते हो, चाहे आप उसे कोल्ड ड्रिंक को गर्म बेचो चाहे ठंडा बेचो, डज नॉट मैटर। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं उच्चतम कीमत, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, अब सेकंड बात आती है न्यूनतम कीमत। न्यूनतम कीमत का क्या मतलब है कि समर्थित मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों के हितों की रक्षा करती है। जब वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि संतुलन कीमत अत्यधिक निम्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों किसानों को हानि होती है। तब सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य का निर्धारण करती है जो संतुलन कीमत से भी अधिक होता है। मतलब क्या भाई, मतलब सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं किसान हो गए, उत्पादक हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, इन्होंने ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जो नॉर्मली हमें चाहिए, तो सरकार ने क्या किया हुआ है कि उसके लिए एमआरपी डिसाइड कर रखी है कि इतने से ज्यादा कोई बेचेगा नहीं।
लेकिन अब उस पर भी कोई नहीं खरीद रहा है, अब बहुत ज्यादा भर गया है, भंडार भर गया है, ठीक है, और फालतू में जो है जो भी वस्तु थी वो अब सड़ रही है। तो ऐसे में सरकार जो है किसानों को, उत्पादकों को, उद्योग कर्मियों को एक न्यूनतम समर्थित मूल्य दे देती है कि हम आपकी इस वस्तु को इतने में खरीद लेंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं। तो एक हो गई आपकी उच्चतम कीमत और एक हो गई आपकी न्यूनतम कीमत, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी बढ़िया तरह से समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब इंग्लिश में, हाउ इज द मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइस डिटरमाइंड। कैसे होता है, सबसे पहले सीलिंग प्राइस यानी कि मैक्सिमम सीलिंग प्राइस की बात करेंगे, जिसके बारे में आप ये पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। और जब हम बात करेंगे फ्लोर प्राइस के बारे में, तब आप ये वाली बात करेंगे, ठीक है। चलिए 32 की बात करते हैं। अब इसमें है आपके वक्त वगैरह कुछ ही बात आ जाती है। क्वेश्चन क्या है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यानी कि मांग वक्र पर चलन और मांग में परिवर्तन यानी कि मांग वक्र में खिसकाव, इसके बीच अंतर बताइए। देखिए दो क्वेश्चन है आपके कि मांगी गई मात्रा जो है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जिसे हम मांग वक्र पर चलन बोल सकते हैं, ये आपको समझाना है। और जो मांग में परिवर्तन है जिसे हम मांग वक्र खिसकाव बोलते हैं, इसके बीच में डिफरेंस बताना, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो मांगी गई मात्रा है इसकी परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कई बार बोल दिया, देखो ध्यान से समझाना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है 4-5 बार, ठीक है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, इससे अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है, जबकि अन्य कारक समान रहे। मतलब सिंपल सा क्या है कि किसी भी वस्तु की जब कीमत में परिवर्तन होता है, चाहे उसे अधिक किया जाए या उसे कम किया जाए, तो उस परिवर्तन की वजह से जो वस्तु होती है उसकी मांग होती है, उसकी मांग जो वो बढ़ जाती है, ठीक है, अन्य कारक बाकी समान रहते हैं। इसके कारण उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर ऊपर या नीचे की ओर चलन करता है, यानी कि उसे जो कीमत मिली अच्छी उसी पर लेता है, तो आपको उसी हिसाब से देना चाहिए। यह वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण घटित होता है, यानी कि कीमत अगर कम होगी तो जो परिवर्तन है मांग वक्र जो वो नीचे होगा, ठीक है, कीमत अधिक होगी तो मांग वक्र ऊपर बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक रेखा चित्र यहाँ पे ले लेते हैं। तो रेखा चित्र है कीमत का और एक तरफ है मात्रा का, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे कीमत और मात्रा जो बढ़ती है घटती है, तो उस मामले में क्या क्या यहाँ पे चेंज है इस मामले में, ठीक है। तो ये आपका रेखा चित्र हो जाता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन के बाद, ठीक है। अब बारी आती है कि मांग में परिवर्तन, ठीक है, मांग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है कि इससे अभिप्राय वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले कारकों के परिवर्तन के कारण उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन है, जब वस्तु अपनी कीमत समान है, यानी कि वस्तु की कीमत में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि मांग को अन्य कारक निर्धारित करने वाले जो कारण होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जबकि मांग मात्रा में क्या होता है, उसमें कीमत में मायने रखती है, बाकी कारण नहीं। लेकिन मांग में परिवर्तन में कीमत नॉर्मली रहेगी, ठीक है, बाकी के अन्य कारण ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। इसके कारण मांग वक्र दाई और बाईं ओर खिसकते हैं, ठीक है, यानी कि मांग वक्र जो आप देखेंगे तो ये जो है इस तरीके से या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर ऐसे खिसकते हैं, ठीक है। यह संबंधित वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, क्रेताओं की संख्या आदि में परिवर्तन के कारण घटित होता है, यानी कि मांग में परिवर्तन कब होगा, जब वस्तु की कीमत कम या ज्यादा होगी, ठीक है, उपभोक्ता की आय कम या ज्यादा होगी तब मांग में परिवर्तन होता है। जैसे आप पहले जो है 10,000 कमाते थे, ठीक है, तो अब नॉर्मली महीने का टोटल जो है 5,000 खर्च कर लेते थे, अब आपकी सैलरी हो गई है 20,000, तो आप कम से कम आप 8 से 9,000 तो खर्च करोगे ही, तो आपकी मांग में होने लगे परिवर्तन, तो ये दर्शाता है। क्रेताओं की संख्या यानी कि खरीदने बेचने वाले की संख्या जाती है, तो इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है, मांग में होता है परिवर्तन, ठीक है। तो इसका रेखाचित्र की बात करेंगे, तो ये आपका रेखाचित्र है, आप देख सकते हैं दाएं से बाईं ओर इस तरीके से खिसकता है, ठीक है भाई। आ गया समझ में कंप्लीटली आपको इस तरीके से। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। पहले देखा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, ये चीजें होती हैं, इसके बारे में आप यहाँ से अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना, बेसिकली यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड की बात आएगी तो आप ये पॉइंट लिखेंगे और ये जो डायग्राम बनाना है वो इस तरीके से आप बना दें, ठीक है। और जब बात आएगी चेंज इन डिमांड की, तो चेंज इन डिमांड के बारे में आप इन
आप अपना जो लाइन है वो इस तरीके से लिखेंगे और रही बात पैराग्राफ की तो इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 34 में 6 नंबर के हमारे दो, अब मतलब ये आखिरी क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्या क्या परिभाषित करना है, तो पहले बताना है पूर्ति की अवधारणा क्या होती है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, पूर्ति वक्र क्या होता है और पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल क्या होता है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसे है, अवधारणा 1 नंबर की है, पूर्ति वक्र 2 नंबर का है, 1 नंबर का है पूर्ति वक्र भी, ठीक है, और 1 नंबर का आपका ये आ जाता है और 3 नंबर में आपके इसके कारक आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ति की अवधारणा की। पूर्ति क्या होती है, जब एक विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर तथा निश्चित समय अवधि में जितनी मात्रा में बेचने के लिए तैयार होता है उसे उस वस्तु की पूर्ति बोलते हैं। यानी कि कोई भी बेचने वाला बंदा, सेलर मैन जो है, वो किसी भी वस्तु की कोई सी भी कीमत हो, ठीक है, उससे एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित मात्रा में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो उससे उस वस्तु की पूर्ति बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं, यानी कि आपकी जो वस्तु है उसको खरीदने के लिए क्या क्या कारक होंगे। सबसे पहले तो आप जो वस्तु अपने पास रख रहे हो, सेलमैन जो होते हैं, दुकानदार जो भी होते हैं, शॉपकीपर्स, तो वस्तु की कीमत क्या है, तो ये आपकी पूर्ति को प्रभावित करेगा। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है, यानी कि उसके संबंध में आपने कोई मेन वस्तु रखी है, ठीक है, उसके संबंध में छोटी छोटी वस्तुएं, उनकी कीमतें क्या होती हैं। आगातों की कीमतें क्या है, आपकी उत्पादन की तकनीक कैसी है, लोग इसको भी देखते हैं। फार्मों की संख्या क्या है, फार्मों के उद्देश्य क्या थे, कार्य आप कितना देते हैं, आर्थिक सहायता से संबंधित जो सरकारी नीतियां हैं आपके लिए वो क्या क्या मायने रखते हैं। तो उन सभी के लिए आप जब मतलब ये जब सभी होते हैं तब ये प्रभावित करते हैं। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे प्रभावित करता है ये चीजें। ठीक है, तो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले ये कारक है। देखिए 3 नंबर में तो आप इनमें से कोई 2-3 को अच्छे समझ लेना बस। अब बारी आती है पूर्ति वक्र और पूर्ति वक्र है उसके ढाल की। तो पूर्ति वक्र क्या होता है, देखो पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि देखो पूर्ति जो अनुसूची होती है ये एक रेखा चित्र की तरह होती है, ठीक है, जो हमें ये दर्शाती है कि वस्तु जो है वो विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा में बेची गई है या फिर खरीदी गई है वट। उसके बाद जब हम पूर्ति वक्र एवं उसके ढाल की बात करेंगे तो पूर्ति वक्र का ढाल या तो ये धनात्मक हो सकता है या तो उसके लिए एक सेकेंड, हाँ ये धनात्मक होता है बेसिकली पूर्ति वक्र ढाल, और यह है वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के प्रत्यक्ष संबंध में बताता है, जैसे कि FIG 3.17 में दर्शाया गया 70 में दर्शाया गया था इस तरीके। ठीक है, फिगर 3.17 जो आपको किताब में दिया हुआ है उसमें दर्शाया गया था, अब से देख लेना। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका 34 का हो गया, ठीक है, जिसमें आपके टोटल जो है पहला क्वेश्चन पूर्ति वक्र के बारे में, पहला ये था, ठीक है, फिर आपका ये 3 नंबर का था, पहला ये 1 नंबर का था, फिर ये आपका 1 नंबर का था, फिर और ये 1 नंबर का था, इस तरीके। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है कि एक बाजार वस्तु संतुलन में है, ठीक है, कोई जो बाजार वस्तु है उसकी कीमत स्थिति सब कुछ संतुलन में है, ठीक है, उस बाजार कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति के एक साथ कमी होती है, इसका प्रभाव समझाइए। यानी कि देखो कोई वस्तु बाजार में थी वो पहले नॉर्मली संतुलित थी, लेकिन उस बाजार कीमत पर जो जिसमें वो संतुलित है उस आधार पर उसकी मांग के बारे में और उसकी पूर्ति के बारे में जब एक साथ कमी हो जाती है तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये समझाइए। यानी क्योंकि वस्तु पहले से है, ठीक है, और जिस पैसे में वो थी उस आधार पर अब मांग में भी कमी हो गई और उसकी पूर्ति में भी कमी हो गई, तो ये क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे सामने 3 संभावनाएं आती हैं, जिसमें पहली संभावना ये होती है कि यदि मांग में सापेक्षिक यानी कि जो मांग जो है प्रतिशत की मात्रा में जब इसमें कमी होती है तो सिंपल सी बात है पूर्ति में भी कमी हो जाती है, ठीक है, तो कीमत घटेगी। यदि मांग घटेगी तो पूर्ति घटेगी, तो सिंपल सी बात है कीमत भी घटेगी। आप ज्यादा से ज्यादा माल को बेचना चाहोगे ना कम कीमत में, ठीक है, बाजार में पूर्ति अधिक के होने के कारण कीमत घटेगी। यानी कि पूर्ति जो है वो आपने मटेरियल की इतनी ज्यादा कर रखी है अपने पास में कि लोगों को लगता है फालतू की मटेरियल क्यों खरीदेंगे, कम होगा तब खरीदेंगे। अतः संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में ही कमी होगी, इस तरीके से ये बताया जाता है। ठीक है, दूसरा, यदि मांग में सापेक्षित यानी कि जो प्रतिशत कमी है
प्रतिशत में प्रतिशत, एक सेकेंड, देखो यदि मांग में सापेक्षित यानी कि प्रतिशत कमी पूर्ति में कमी से कम है तो कीमत बढ़ेगी। यानी कि देखो जो मांग है प्रतिशत सापेक्षित कमी जो है ये पूर्ति में कमी से कम है तो क्या होगा, इसमें कीमत बढ़ जाएगी। और बाजार में मांग अधिक के होने के कारण क्या होगी, इसकी कीमत बढ़ेगी। अतः संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों दोनों में कमी होगी। इस तरीके से आपको दर्शाना, ठीक है। समझिए अच्छे तरीके से क्या होता है दूसरे वाले में कि यदि मांग में सापेक्षिक कमी पूर्ति में कमी से कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। और जो मांग अधिक होगी तो कीमत और ज्यादा बढ़ेगी इसकी। और वही आता है कि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में कमी होगी, ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद यदि मांग में सापेक्षिक कमी पूर्ति जो है ये कमी के बराबर है, यानी कि सापेक्षिक जो कमी है ये पूर्ति में जो कमी हुई है उसके बराबर है, तो कीमत क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। और कीमत अपरिवर्तित रहने के कारण बाजार में ना तो मांग अधिक होगी ना ही तो पूर्ति अधिक होगी। अतः संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा संतुलन मात्रा में भी कमी होगी। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 34, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया है। और इसी तरीके से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इंग्लिश पार्ट में। तो डिफाइन द फॉलोइंग, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई 1 मार्क्स में, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई 3 मार्क्स में, सप्लाई कर्व 1 मार्क्स में, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप 1 मार्क्स, ठीक है। तो सप्लाई क्या था, फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग सप्लाई कमोडिटी के, इसके बारे में ये पॉइंट आ जाएंगे। एंड सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व एंड स्लोप क्या होती है, इसके बारे में ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, आगे दिया हुआ है कि अ कमोडिटी मार्केट इज इन एक्विलिब्रियम एट द मार्केट प्राइस, देयर इज अ शॉर्टेज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सिमिलरली एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। तो आइए समझते हैं क्या है भाई। इसके बारे में आपके सामने ये 3 पॉइंट है, आप इनको पढ़िए और टोटल आपके इसमें 6 नंबर कंप्लीट, ठीक है भाई। तो फाइनली वैसे तो 1 घंटा बोला था, लेकिन एक क्वेश्चन की कमी होने की वजह से टोटल 52 मिनट हुए अभी तक और हमने पेपर को कंप्लीट कर लिया है। बाकी देखिए यहाँ पर जितना मेरा इंसिडेंस हो सकता है, जितना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ वो मैंने आपको समझा दिया सेक्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने सेक्शन बी नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाओ यार सेक्शन बी, सेक्शन ए जो है पार्ट ए, जाओ इसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं भाई, इसके बारे में आपने ये समझा था। द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, इसके बारे में आपने ये सारी चीजें समझी थी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। उसके बाद में भाई समानांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या बढ़िया बढ़िया तरीके से सारी चीज मैंने समझाई थी। तो जाओ यार देखो पार्ट वन का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन में, देख लीजिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे बढ़िया बढ़िया से जो मैंने आपको समझाए थे बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि सूचकांक की रचना में क्या क्या कठिनाइयां या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में बढ़िया तरीके से आपको समझाया था, है ना। तो जिन बच्चों ने देखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो जाओ, क्या कर रहे हो, देखो जाके जल्दी से, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी उस वीडियो से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा एक से हाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे बच्चों उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और इस वीडियो को अपने सभी इकोनॉमिक्स क्लासमेट्स के आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कर देना। और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो समझाया वो अच्छे तरीके से समझ आया नहीं। और बाकी आप सभी को आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, मेरे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इकोनॉमिक एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे एग्जाम करके आना, बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।